हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे निर्वाचन आयोग के बारे में। अगर फ्रेंड्स आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिए तो आपको सारे कंसेप्ट जो है निर्वाचन आयोग के लेकर क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसके सिलेबस के इम्पोर्टेंस को समझ लेते हैं। आपको सबको पता होगा MPPSC में प्री में एक यूनिट 10 में अलग ही आयोग बताए गए हैं। ठीक है, यूनिट 10 में बहुत सारे आयोग हैं जिसमें हम उसकी सीरीज़ का पहला आयोग देख रहे हैं, निर्वाचन आयोग। और मेंस में भी, अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेंस में भी इस आयोग के बारे में दिया रहता है, इसलिए हम इसके सारे पॉइंट्स को दोनों एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और समझेंगे। तो निर्वाचन आयोग को हम आगे समझने से पहले कुछ बेसिक टर्म समझ लेते हैं, क्योंकि इसके बिना इसको आगे पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है या सही नहीं होगा। तो हम देखते हैं सबसे पहले। तो बेसिकली जो आयोग होते हैं वो जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं संवैधानिक आयोग, या जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। एक होते हैं सांविधिक निकाय या आयोग, सांविधिक या स्टैट्यूटरी बॉडी। और एक होते हैं गैर संवैधानिक निकाय, संवैधानिक या गैर सांविधिक निकाय जिसको हम बोलते हैं। अब आपसे सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग इनमें से किस प्रकार का आयोग है? संवैधानिक निकाय है, संविधिक निकाय है, या फिर गैर संवैधानिक निकाय है? तो इसीलिए हमें सबसे पहले इन तीनों टर्म को अच्छे से समझना होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें संवैधानिक निकाय की, तो संवैधानिक या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एक ऐसी बॉडी या ऐसा निकाय होता है जिसका की उल्लेख हमारे संविधान में किया हुआ है। ओके, जिसका की उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है। यानी कि जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था तो उसमें इसका विवरण दे रखा था। जैसे कि निर्वाचन आयोग, जो कि हम आज हमारा टॉपिक है और हम इसको पढ़ने वाले हैं। निर्वाचन आयोग, इसका संविधान में उल्लेख कर रखा है। वित्त आयोग, आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 280 में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। केग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, केग के बारे में भी आर्टिकल 148 से 151 के बीच में दिया गया है, अर्थात संविधान में इसका उल्लेख है। दैट मीन ये संवैधानिक आयोग है। इसके अलावा UPSC जो संघ लोक सेवा आयोग है वो भी संवैधानिक है। अर्थात संवैधानिक का अर्थ क्या हुआ कि इन आयोग की संरचना कैसी होगी, इनकी नियुक्ति कौन करेगा और इनके क्या कार्य होंगे, किस प्रकार से काम करेंगे, इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी हमारे इंडिया को लेके, भारत को लेके, जो हमारा लोकतंत्र है इसको लेके इसकी क्या सबकी भूमिका रहेगी। तो इनका विवरण संविधान में कर रखा है, इसलिए संवैधानिक निकाय है। इसी प्रकार से जो स्टेट PSC होता है, हर एक राज्य की स्टेट PSC होती है, वो भी एक संवैधानिक निकाय है। और इसी प्रकार से जो SC होता है, अल्पसंख्यक या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जो जनजातीय आयोग है, ये भी संवैधानिक आयोग है। ओके, तो अनुसूचित जाति और जनजाति को समझने से पहले हम यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर दें कि जब संविधान अप्लाई हुआ था तब इन दोनों के बारे में विवरण नहीं दिया था। बाद में जब इनकी ज़रूरत महसूस हुई तो संविधान संशोधन के माध्यम से इनको संविधान में शामिल किया गया है और आर्टिकल में इनका स्थान दिया गया है, संविधान में इनको स्थान दिया गया है। तो अब ये भी संवैधानिक जो है आयोग कहलाते हैं। अब सबसे पहले तो निर्वाचन आयोग को समझने से पहले ही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग किस प्रकार का आयोग है। आपको 3-4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो अब आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि संवैधानिक आयोग है। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक आयोग है। क्यों है? क्योंकि इसका विवरण संविधान में दे रखा है, राइट। इसी प्रकार जो एक सेकेंड हमारा कंसेप्ट है कि संवैधिक या स्टैट्यूटरी बॉडी किसको कहते हैं। तो संवैधानिक निकाय क्या होते हैं कि जो संसद के अधिनियम या राज्य विधान द्वारा जो गठित होते हैं। ओके, जो संसद के अधिनियम या राज्य विधान के द्वारा जो गठित करते हैं, जो कानून के द्वारा बनाए जाते हैं, उनको हम संवैधिक
निकाय कहते हैं। ये विशेष कार्य के लिए ज़रूरत के हिसाब से बनाए जाते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा मानव अधिकार संरक्षण आयोग। ओके, तो जो मानव, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। मानव अधिकार संरक्षण आयोग, इसी प्रकार से सूचना आयोग, सतर्कता आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग। सतर्कता आयोग की सबसे पहले जो स्थापना थी गैर संवैधानिक इकाई के रूप में की गई थी, लेकिन बाद में इसे संवैधानिक का दर्जा दे दिया गया। महिला आयोग। तो इतने सभी जो हैं ये स्टैच्यूटरी या संवैधानिक निकाय है। और इसी प्रकार से जो थर्ड कैटेगरी होती है गैर संवैधानिक या गैर संवैधानिक निकाय की होती है, जो इन दोनों कैटेगरी में नहीं आते, वो उस कैटेगरी में आते हैं जैसे कि नीति आयोग, राइट। जैसे कि नीति आयोग जो है वो गैर संवैधानिक में आता है। तो आई थिंक आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होगी। तो अब हम हमारा निर्वाचन आयोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसको समझे बिना निर्वाचन आयोग को समझना थोड़ा सा मुश्किल था, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं निर्वाचन आयोग के बारे में। तो जैसा कि हम देख चुके हैं कि जो निर्वाचन आयोग है संवैधानिक आयोग है, राइट। संवैधानिक आयोग है, दैट मीन इसका उल्लेख संविधान में दे रखा होगा। तो संविधान में इसका उल्लेख कहाँ दे रखा है? तो संविधान के भाग 15 में आर्टिकल 324 से 329 तक जो है निर्वाचन आयोग के बारे में चर्चा की गई है। इसकी संरचना, इसके प्रकार, जो कार्य प्रणाली किस प्रकार से रहेगी, इसके क्या कार्य रहेंगे, सब विशेष परिस्थितियाँ इसमें बताई गई हैं। और इसका गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 25 जनवरी 1950 को। ओके, 25 जनवरी, यानी कि हमारे संविधान के लागू होने के एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया था। और इसीलिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एक बात निकल के आ रही है कि इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हो। ओके, इससे रिलेटेड है ये, अब आप इसको कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाने की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2011 में, मतलब 2021 जो भी चल रहा है अब ये 11वां हमारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस रहेगा। ओके, तो यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब हम आगे देखते हैं कि जो निर्वाचन आयोग है, यहाँ पर हमने इसको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर करके रखा है। और प्री में भी इस तरीके के क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं, ज़रूरी नहीं कि इस तरीके से संख्या वाले ही क्वेश्चन पूछे जाएं। तो यह एक स्थायी एवं स्वतंत्र आयोग है। ओके, इसका विघटन कभी नहीं होता है और स्थायी और स्वतंत्र आयोग है। और यह एक अखिल भारतीय संस्था है जो कि केंद्र व राज्य दोनों में समान होती है। इसका उद्देश्य क्या था एक्चुअल में? तो देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के उद्देश्य से इसका गठन किया गया था, राइट। देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के उद्देश्य से जो है निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। और ये किन किन के चुनाव आयोग करवाता है? तो संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संचालन, निर्देशन और नियंत्रण का जो संपूर्ण कार्य है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पर हम आगे समझने से पहले एक बात और स्पष्ट कर लेते हैं कि एक्चुअल में हम यहाँ पर हम एक क्यों नहीं बोल रहे हैं कि सभी के निर्वाचन आयोग करवाता है। तो आप एक्चुअल में जो निर्वाचन होते हैं वो 3 टायर में होते हैं, 3 स्तर होते हैं। यानी कि आप किसी भी शहर, गांव या कस्बे में रहते हैं, आप 3 बार जो है इलेक्शन में भाग लेते हैं। पहली बात, आपको यदि देश का पीएम चुनना है, प्रधानमंत्री चुनना है, तो जिसके चुनाव को हम बोलते हैं लोकसभा चुनाव। ओके, इसी प्रकार से जब आपको अपने राज्य का मुख्यमंत्री सीएम चुनना है, जिसको हम बोलते हैं विधानसभा चुनाव। तो जो लोकसभा और विधानसभा है, इनके चुनाव की जिम्मेदारी ही निर्वाचन आयोग की होती है, राइट। जिसके बारे में आज पढ़ रहे हैं, ये केवल जो 2 टायर है इलेक्शन के, जो लोकसभा इलेक्शन है, विधानसभा इलेक्शन है, इसके निर्वाचन में भाग लेता है। इसके अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है। तो अब यहाँ पर 3rd टायर में क्यों भाग नहीं लेता है? तो आपने देखा होगा, अगर आप किसी शहर में रहते हैं तो नगर निगम या पार्षद के चुनाव होते हैं। अगर आप किसी गांव या कस्बे में रहते हैं तो सरपंच या जिला पंचायत के चुनाव होते हैं। तो वो जो चुनाव होते हैं पंचायत और नगर निगम को, ये संविधान में इनका स्टार्टिंग में मूल जो थे उल्लेख नहीं था, बाद में इन्हें संशोधनों के माध्यम से शामिल किया गया। इसीलिए बाद में इसके लिए राज्य
निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, अर्थात जो पंचायतें हैं, नगर निगम है, उनके जो निर्वाचन होता है वो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, जिसके बारे में अगले वीडियो में अच्छे से समझेंगे। तो आई थिंक आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि निर्वाचन आयोग जो होता है किस किसके निर्वाचन संपन्न करवाता है। तो ये जो है संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन, संचालन, निर्देशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी इसके ऊपर रहती है। अब आगे हम समझने से पहले उन सभी आर्टिकल्स को देख लेते हैं जिसके बारे में हमने आगे चर्चा की थी। जैसा कि हमने बताया था कि जो आर्टिकल संविधान के भाग 15 में जो आर्टिकल 324 है और 329 तक जो है निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 324 में क्या बताया गया है? तो आर्टिकल 324 में बताया गया है कि निर्वाचन के अधीक्षण, निदेशन, नियंत्रण जो होता है निर्वाचन आयोग करेगा, अर्थात यहाँ पर निर्वाचन आयोग की संरचना, उसमें जो भी अधिकारी रहेंगे उनकी नियुक्ति या उनकी सेवा शर्तें किस प्रकार से रहेगी, जो उसका ढांचा है पूरा वो किस तरीके से रहेगा, वो आर्टिकल 324 में समझाया गया है। आर्टिकल 325 में ये बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को केवल धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर निर्वाचक नामावली में अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है। अर्थात जो भी निर्वाचक नामावली निकलती है, जो भी वोट देने वाले लोगों की लिस्ट निकलती है, तो उसमें किसी को भी धर्म के आधार पर हम उसका नाम निरस्त होने से नहीं रोक सकते, मूल वंश और जाति या लिंग के आधार पर हम नहीं रोक सकते। ओके, यानी कि सभी जो है इक्वल है। आर्टिकल 326 कहता है कि जो लोकसभा है और जो विधानसभा है कि निर्वाचनों का वयस्क मताधारी के आधार पर निर्वाचन संपन्न किया जाएगा। और हम सबको पता है कि जो वयस्क मताधिकारी है उसकी जो आयु होती है वो 18 वर्ष होती है। लेकिन जब हमारा संविधान बना था मूल रूप से 1950 में, तब निर्वाचन की आयु जो है 21 वर्ष रखी गई थी। राइट, ये भूलना नहीं है हमें, 21 वर्ष रखी गई थी। लेकिन 61 अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1988 में हुआ था और 1989 में इसको प्रभावी हुआ, तब से इसकी जो एज है वो 18 ईयर करी गई है। राइट, तो यहाँ पर आर्टिकल 326 में इस विषय पे बात की गई है। आर्टिकल 327 कहता है कि जो विधानमंडल है इसके लिए जो उपबंध बनाने की संसद की शक्ति क्या क्या रहेगी वो आर्टिकल 326 में दिया गया, जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसी प्रकार आर्टिकल 328 में बताया गया है कि विधानमंडल के लिए विधानमंडल की जो शक्ति है वो आर्टिकल 328 में बताई गई है। और आर्टिकल 329 में बताया गया है कि निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक है, वर्जन है। ओके, क्योंकि निर्वाचन आयोग भी अर्ध न्यायिक प्रवृत्ति की भूमिका निभाता है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल 329 के तहत न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन किया गया है। ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि जो निर्वाचन आयोग है वह किस प्रकार की संरचना है, कितने उसमें सदस्य होते हैं। तो यदि हम बात करें तो आर्टिकल 324 में बताया गया है और निर्वाचन आयोग जो है आज की डेट में वो है हमारा 3 सदस्यीय। ओके, 3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग है, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। जो अधिकारी होता है निर्वाचन आयोग में, उसके अधिकारी को हम बोलते हैं चुनाव आयुक्त। तो एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। लेकिन ये वाली स्थिति भी हमेशा नहीं थी। मतलब जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था तब निर्वाचन आयोग 1 सदस्यीय निकाय था। लेकिन 16 अक्टूबर 1989 को इसमें जब 61 अमेंडमेंट एक्ट किया गया, हमने बताया था आपको ऊपर, और निर्वाचन की जो वयस्क मताधिकार की जो आयु सीमा है वो 18 वर्ष की गई थी, तब निर्वाचन आयोग के काम की जो लोड था उसको कम करने के लिए इसमें 2 आयुक्तों की नियुक्ति गई। तो इस तरह ये 3 सदस्यीय निकाय बन गया। लेकिन फिर 1990 में इसे 1 सदस्यीय बना दिया गया। फिर अक्टूबर 1993 में पुनः इसे 3 सदस्यीय बना दिया गया। सो ये आज की तारीख में 3 सदस्यीय है और जिसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो यही है कि इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। अब हम इसके बारे में कुछ और फैक्ट देखेंगे
कि जो निर्वाचन मुख्य आयुक्त और अन्य आयुक्त एक्चुअल में बनते कैसे हैं। तो सिंपल सी बात है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और जो अन्य आयुक्त हैं, इनकी नियुक्ति जो है भारत के प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राइट। और इनकी जो भी सेवा शर्तें होती है, जो भी कंडीशन होती है, वो सभी कौन निर्धारित करता है, तो वो सभी जो है भारत का राष्ट्रपति निर्धारित करता है। जो राष्ट्रपति होता है, पी मीन यहाँ पर डिनोट करके रखा है प्रेसिडेंट यानी कि भारत का राष्ट्रपति। तो जो राष्ट्रपति होता है वो निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति करता है। ओके, इन 3 सदस्यों के अलावा भी और कहीं प्रादेशिक आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं जो कि निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा ही संपन्न होती है। निर्वाचन आयुक्तों और प्रादेशिक आयुक्तों की जो भी सेवा शर्तें होती है हम आगे बता चुके, ये कौन निर्धारित करता है, राष्ट्रपति निर्धारित करता है। अब हम यहाँ पर सोचेंगे कि ये पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो आगे जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कुछ ऐसे आयोग होते हैं जिसमें जो भी उनके मेंबर्स होते हैं उनकी सेवा शर्तें संसद के द्वारा तय की जाती है। कहीं पर राज्यपाल तय करता है, कहीं पर राज्य विधानमंडल तय करता है। तो यहाँ पर जो है राष्ट्रपति तय करते हैं। और ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि निर्वाचन आयुक्त और प्रादेशिक या के आयुक्त की जो भी सेवा शर्तें पदावधि होती है किसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं, तो वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती है। और यहाँ पर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और अन्य आयुक्त, हम कह तो देते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त, लेकिन दोनों तीनों की जो भी समान शक्तियाँ होती हैं, दोनों के पास समान शक्तियाँ होती हैं, अर्थात इनके वेतन भत्ते और दूसरे अनुलाभ होते हैं, जो भी इनको टेलीफोन का, किराए का, अदर जो भी इनको खर्चा दिया जाता है वो इक्वल होते हैं तीनों के पास। और वो किसके इक्वल होते हैं, तो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, ये होते हैं भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय, उसके जस्टिस के इक्वल होते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था ये भी। इसी प्रकार से हम बात करते हैं कार्यकाल के बारे में। तो यहाँ पर जो निर्वाचन आयोग होता है, इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो होता है, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसका जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 साल और 65 साल। यानी कि दोनों में से जो भी टर्म पहले कंप्लीट होगी तब तक के लिए वो उस पद पे बने रहता है। और पद विमुक्ति, यहाँ पर पद विमुक्ति भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इसकी पद विमुक्ति यानी कि इसको पद, इनके सदस्यों को अपॉइंट तो राष्ट्रपति करता है और इनको हटाते कैसे हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान हटाते हैं महाभियोग की प्रक्रिया से। जब हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तब इस चीज़ के बारे में हम बहुत अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो नहीं तो काफ़ी बड़ा बन जाएगा, राइट। तो आपको यहाँ पर जो वेतन भत्ते हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के इक्वल हैं, कि न्यायाधीश के इक्वल हैं, और इसकी पद विमुक्ति भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के जो है समान होती हैं। और इसी प्रकार जो केग है, यदि आपने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जो पद विमुक्ति है उसको पद से कैसे हटाते ये पढ़ लिया तो आपको निर्वाचन आयोग का भी याद हो जाएगा, साथ में आपको केग का भी याद हो जाएगा, उसे भी इसी प्रोसेस से हटाते हैं, राइट। तो हम आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। तो इसकी नियुक्ति, और ये जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमने जो ये पढ़ा है कि जो पद विमुक्ति, तो ये किसकी पद विमुक्ति के बारे में पढ़ा है, तो ये हमने पढ़ा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है या जो चुनाव आयुक्त होता है मुख्य, उसकी बात कर रहे हैं। तो उसकी पद विमुक्ति या उसको पद से हटाना जो होता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होता है। अगर अन्य आयुक्तों को पद से हटाना हो तो क्या किया जाएगा, तो इसके लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त से राष्ट्रपति सलाह करेगा और उसे हटाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर यह नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है उसमें पद यदि वो धारण कर लेता है, वो पद पर अपॉइंट हो जाता है, तो किसी भी प्रकार से उसमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, अर्थात उसके पेंशन भत्ते या किसी में भी किसी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती हैं। और यहाँ पर वही वाला पॉइंट है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर जो है राष्ट्रपति अन्य आयुक्तों प्रादेशिक आयुक्तों को अपने पद से हटा सकता है, राइट। तो हमने यहाँ पर ये बातें देखी। अब यहाँ पर हम इसके दोष भी देख लेते हैं कि निर्वाचन आयोग के जो है क्या दोष है इलेक्शन कमीशन पे।
हमने जस्ट अभी पढ़ा कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अर्थात इसका पहला दोष यही हो गया कि जो निर्वाचन आयोग के सदस्य होते हैं उनकी कोई अर्हता ही निश्चित नहीं की गई है संविधान में। अर्हता मीन्स उनका क्वालिफिकेशन, विधि किसी भी प्रकार के शैक्षणिक, प्रशासनिक और न्यायिक का उल्लेख नहीं है। संविधान में इनके रिटायरमेंट, अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य सदस्य अपनी पदावधि कंप्लीट कर लेते हैं तो इनकी दूसरी नियुक्ति पर जो है रोक नहीं लगाई गई है। अर्थात इसके बाद ये कहीं और नियुक्त हो सकते हैं, इस पर रोक नहीं लगाई गई। तो यहाँ के कुछ दोष है, क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि कुछ आयोग ऐसे होते हैं जिन पर जो है रोक लगा दी जाती है, वो दोबारा अपॉइंट नहीं हो सकते हैं। अब हमें नेक्स्ट इसकी शक्ति में कार्य भी देखना था, लेकिन वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा तो हम इसे सेकंड जो है हमारी वीडियो में देखेंगे। लेकिन हम आगे बढ़ने से पहले इसके कुछ और पॉइंट्स आपको क्लियर कर देते हैं। जैसे कि हमने बताया कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो होता है और दो अन्य सदस्य होते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये कर रहे हैं हम जनवरी 21 में 2021 में। तो बहुत ही जल्दी जो है इनके मेंबर जो होते हैं चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो आज की डेट, तो जब भी यदि एग्ज़ाम देने जाए तो इसको अपडेट करते जाए। लेकिन हम यदि इसको इस रिस्पेक्ट में बात करें जनवरी 2021 में, तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं हाल फिलहाल में वो है 23वें नंबर के सुनील अरोड़ा, राइट। जो सुनील अरोड़ा हैं वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो है राजीव कुमार और सुशील चंद्रा, राइट। राजीव कुमार और सुशील चंद्रा। तो यहाँ पर हमने निर्वाचन आयोग के विषय में बात करी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके कार्यों को देखेंगे बहुत ही अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी बन सकते हैं, राइट। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है और आप सारे आयोग पढ़ना चाहते हैं तो बैक टू बैक लगे रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।